सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स का। द ड्रग्स विच कॉजेस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन एंड कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। ऐसे ड्रग्स जो हमारे बॉडी के अंदर रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, रिवर्सिबल लॉस ऑफ पेन एंड रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही ड्रग को हम जनरल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो पेन का फीलिंग होता है, जो सेंसेशन होता है, जो कॉन्शियसनेस होता है, इसको कुछ टाइम के लिए खत्म कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए लॉस कर देते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट को एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट की जो बॉडी है पूरी की पूरी बेहोश हो जाती है। पेशेंट के बॉडी के अंदर से जो दर्द का एहसास होता है, जो दर्द का फीलिंग होता है, ये कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है, कुछ टाइम के लिए लॉस हो जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस वाली वीडियो को जाके देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। इस टॉपिक के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स दो मेन पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं। सबसे पहला है इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स एंड दूसरा है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। अगर हम बात करें इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स की, तो इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स को इनहेलेशन रूट के जरिए पेशेंट के बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर हम बात करें इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की, तो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स इंट्रावेनस रूट के जरिए पेशेंट के बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स अगेन दो मेन पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं। सबसे पहला है वोलेटाइल लिक्विड्स, जिसके एग्जांपल्स है डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन एंड ट्राइक्लोरोइथिलीन, मिथॉक्सीफ्लूरिन, इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है गैसेस, इसके एग्जांपल्स है साइक्लोप्रोपेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम बात करें इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की, तो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स भी अगेन दो मेन पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं। सबसे पहला है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स, जिसके एग्जांपल्स है थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन। नेक्स्ट है नॉन बार्बिटूरेट्स, जिसके एग्जांपल्स है प्रोपोफॉल, कीटामाइन, एल्थेसिन एंड इथोमिडेट। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कि जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट दिखाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जनरल एनेस्थेटिक अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दे लोअर ब्लड प्रेशर बाय रिलैक्सिंग द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, लीडिंग टू वैसोडाइलेशन। एडिशनली दे स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड प्रोड्यूस ब्रेडिकार्डिया। Some anesthetic agents may also cause arrhythmias or irregular heartbeat. जनरल एनेस्थेटिक एजेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जनरल एनेस्थेटिक एजेंट हमारा जो ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल के वॉल को रिलैक्स करने का काम करते हैं, जिसके वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर एक वैसोडाइलेशन इफेक्ट हमें देखने मिलता है। इसी के साथ साथ जनरल एनेस्थेटिक्स हमारा जो हार्ट रेट है उसको भी कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्रेडिकार्डिया कंडीशन हमें देखने मिलता है। इसी के साथ साथ कुछ एनेस्थेटिक एजेंट ऐसे होते हैं जो हमारे हार्ट के अंदर अरिदमिया कंडीशन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कुछ एनेस्थेटिक एजेंट हमारे हार्ट बीट को इरेगुलर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जनरल एनेस्थेटिक्स डिप्रेस द ब्रेन, causing loss of consciousness, amnesia, and inability to feel pain or response to stimuli. They also suppress motor responses and reflexes. जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे ब्रेन को डिप्रेस करने का काम करते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाता है और हमारी बॉडी कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाती है। इसी के साथ साथ जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे ब्रेन के अंदर एक एमनेसिया इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेमोरी होती है वो कुछ टाइम के लिए लॉस हो जाती है। जब जनरल एनेस्थेटिक एजेंट हमारे ब्रेन को डिप्रेस करता है, तो इसी के वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर पेन का फीलिंग होता है ये भी कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ
हमारा जो मोटार रिस्पॉन्स होता है और जो मोटार रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ टाइम के लिए जनरल एनेस्थेटिक इनको रोक के रखते हैं, कुछ टाइम के लिए इनको सप्रेस करके रखते हैं। यानी कि जो हमारे हाथ पैर का मूवमेंट होता है, इसको जनरल एनेस्थेटिक एजेंट कुछ टाइम के लिए रोक के रखते हैं। Next is respiratory system. General anesthetics reduce breathing rate, potentially leading to hypoventilation or even apnea. Coughing and swallowing are also suppressed. General anesthetics हमारे respiratory system के अंदर breathing rate को reduce कर देते हैं, यानी कि general anesthetics हमारे respiratory system के अंदर जो सांस लेने का प्रोसीजर होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, इसको कुछ टाइम के लिए reduce करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हाइपोवेंटिलेशन या फिर एपनिया नाम का कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। इसी के साथ साथ जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कफिंग एंड स्वॉलोविंग के एक्शन को भी कुछ टाइम के लिए कम कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट है म्यूकोस्केलेटल सिस्टम। जनरल एनेस्थेटिक्स रिलैक्स मसल्स मेकिंग इट इजियर टू परफॉर्म सर्जरी एंड प्रिवेंटिंग अनवांटेड मूवमेंट। जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं, जिसके वजह से जो भी अनवांटेड मूवमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है, और इसी के वजह से डॉक्टर्स कोई भी ऑपरेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट कॉजेस नॉजिया एंड वोमिटिंग। इट ऑल्सो स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द स्टमक। जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर नॉजिया एंड वोमिटिंग को प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ साथ जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे स्टमक के अंदर जो फूड का मूवमेंट होता है, उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट है डोज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कि डॉक्टर्स कितने अमाउंट में जनरल एनेस्थेटिक्स को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है नाइट्रस ऑक्साइड। सो नाइट्रस ऑक्साइड 50% कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट है हेलोथेन। अगर किसी डॉक्टर को पेशेंट के बॉडी के अंदर एनेस्थेसिया प्रोसीजर को इंड्यूस करना हो, एनेस्थेसिया प्रोसीजर को शुरुआत करना हो, तो हेलोथेन 2 to 4% कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है। और अगर एनेस्थेसिया प्रोसीजर को मेंटेन करना हो, तो हेलोथेन 0.5 to 1% कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन 30 to 35% कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है। लास्ट है थायोपेंटोन सोडियम। इट इज इंजेक्टेड इंट्रावेनसली एज अ 2.5% सोल्यूशन। नॉर्मल डोज इज 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। थायोपेंटोन सोडियम इंट्रावेनस रूट के जरिए एडमिनिस्टर किया जाता है 2.5% सोल्यूशन के फॉर्म में। इसका नॉर्मल डोज होता है 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो ये तो था डोज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, यानी कि एनेस्थेटिक एजेंट का एक आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए पेशेंट के लिए, सर्जन के लिए एंड मैन्युफैक्चरर के लिए, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट के बारे में देख लेते हैं। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। एनेस्थेटिक एजेंट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए पेशेंट के बॉडी के अंदर, यानी कि एनेस्थेटिक एजेंट किसी भी टाइप का टॉक्सिक इफेक्ट पेशेंट के अंदर नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। इट शुड बी नॉन इरिटेंट। एनेस्थेटिक एजेंट नॉन इरिटेंट होना चाहिए पेशेंट के लिए, यानी कि एनेस्थेटिक एजेंट किसी भी टाइप का इरिटेशन पेशेंट के बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी केमिकल रिएक्शन। एनेस्थेटिक एजेंट किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए पेशेंट के बॉडी के अंदर। द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया शुड बी फास्ट। एनेस्थेटिक एजेंट का इंडक्शन फास्ट होना चाहिए, यानी कि जैसे ही डॉक्टर पेशेंट के बॉडी के अंदर एनेस्थेटिक एजेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, उसके तुरंत बाद ही एनेस्थेटिक एजेंट को अपना एक्शन, अपना इफेक्ट शो करना चालू कर देना चाहिए। सो ये तो था आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर पेशेंट। इसके बाद हम देख लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर सर्जन। इट शुड प्रोड्यूस गुड एनाल्जेसिया इन पेशेंट बॉडी। जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये पेशेंट के बॉडी के अंदर एक अच्छा खासा एनाल्जेसिया इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। यानी कि एनेस्थेटिक एजेंट ऐसे होने चाहिए कि ये पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते ही
पेन के इफेक्ट को कुछ टाइम के लिए खत्म कर देने चाहिए। इट शुड रिलैक्स मसल ऑफ पेशेंट बॉडी। जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, इनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये पेशेंट के बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, उनको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर सके। इट शुड प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन पेशेंट्स बॉडी। जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते ही पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है उसको लॉस कर सके, यानी कि ये पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते ही कुछ टाइम बाद पेशेंट को बेहोश कर सके। इट शुड बी नॉन एक्सप्लोजिव एंड नॉन फ्लेमेबल। जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, इनके अंदर नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से कभी भी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या फिर किसी भी क्लिनिक के अंदर आग या फिर धमाका नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो भी एनेस्थेटिक एजेंट्स को बना रहे हैं, उनके लिए क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होने चाहिए एक एनेस्थेटिक एजेंट के, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी चीप। एनेस्थेटिक एजेंट का जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए, वो चीप होना चाहिए किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए। इट शुड हैव नो स्टोरेज प्रॉब्लम। एनेस्थेटिक एजेंट के अंदर किसी भी टाइप का स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव नो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एनेस्थेटिक एजेंट के अंदर किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। सो ये तो थे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कि जनरल एनेस्थेटिक्स का यूजेस क्या क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड अदर ड्रग्स आर यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म और इसके साथ कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका यूज जनरल एनेस्थेटिक्स की तरह किया जाता है। डाइथाइल ईथर इज ऑल्सो यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स। डाइथाइल ईथर का यूज एनाल्जेसिक्स की भी तरह किया जाता है। क्लोरोफॉर्म इज ऑल्सो यूज्ड एज काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफिकेंट। क्लोरोफॉर्म का यूज काउंटर इरिटेंट एज वेल एज रूबिफिकेंट की भी तरह किया जाता है। क्लोरोफॉर्म इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। क्लोरोफॉर्म का यूज फ्लेवरिंग एजेंट की भी तरह किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज टूथ के एक्सट्रैक्शन के दौरान किया जाता है, यानी कि जब किसी पेशेंट को अपना दांत उखड़वाना होता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर डॉक्टर नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं, जिसके वजह से दांत उखड़वाने टाइम पेशेंट को जो दर्द है वो थोड़ा सा कम होता है। थायोपेंटोन इज ऑल्सो यूज एज एंटी कन्वर्जेंट। थायोपेंटोन का यूज एंटी कन्वर्जेंट की भी तरह किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं जिसके दौरान जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज नहीं किया जाता। अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज नहीं किया जाता। अगर किसी पेशेंट का जो किडनी है वो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज अवॉइड किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस है, या फिर किसी पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, या फिर किसी पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में भी जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट का यूज अवॉइड किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को डिसोपनिया है या फिर किसी पेशेंट को पोरफायरिया है, तो ऐसे कंडीशन में भी जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज अवॉइड किया जाता है। सो ये तो था कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। होप आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है अच्छे तरीके से समझ गया होगा।